हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम तुम्हारे सामने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंप्लीट यहां पर रिवीजन करने वाले हैं। और अगर तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए जैसा कि अभी तक तुम शर्ट सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, स्क्रीन पर एट द एंड ऑफ द वीडियो लास्ट के 10 से 15 सेकंड में तुम्हें एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर टच करना, क्लिक करना और तुम उसमें पहुंच जाओगे जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कराने वाला हूं जो सीयूईटी एग्जाम में आते हैं, तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड भी आ जाते हैं, इसलिए वो सारी चीजें सीखेंगे बिल्कुल बेस से। जितने भी कॉन्सेप्ट्स एलपीपी के इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलपीपी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सारे नोट्स देखो यहां पर बना के लाया हूं। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। अब एलपीपी में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है हमें एक फंक्शन को z को, जिसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं c1x1 प्लस c2x2 अप टू सोन cn xn। और अगर हम सब्जेक्ट टू कंडीशंस देखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास है a11x1 प्लस a12x2 अप टू सोन a1n xn। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। b1 कुछ ऐसी कंडीशन दी हो, ऐसी हमारे पास है b21 a21 a22 अप टू सोन a2n xn। लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ऐसे अप टू सोन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मान लो n इक्वेशंस है, ऐसे हमारे पास कितनी कंडीशंस है, n है, तो आ जाएगा an2 x2 अप टू सोन ann xn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू bn। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, यहां से हम निकाल सकते हैं। इसे हमें सॉल्व करना होता है। अब मैं बताता हूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। उससे पहले एक बात ध्यान रख लेना, जितने भी एक्साइज हैं, दीज एक्साइज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, बढ़िया, यहां तक समझ आई। अभी तो जनरल फॉर्म हो गई, ऐसे लिखी जाती है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, उसे भी लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, उसे भी लिख लो। हमारे पास लिखने में थोड़ा छोटा भी है। मैक्सिमाइज करना है z को c1x1 प्लस c2x2 अप टू सोन cn xn, जहां पे हमारे पास सच दैट मैक्सिमाइज करना है, और इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाला हूं ax लेस देन इक्वल टू b, जहां पे हमारे पास विद एक्साइज तो हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। या फिर मिनिमाइज की भी कंडीशन हो सकती है। मिनिमाइज वाले में क्या होगा, मिनिमाइज z c1x1 प्लस c2x2 अप टू सोन cn xn, और साथ में दिया होगा सच दैट ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू b विद एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो सकता है। xi हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, उसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉल्यूशन। जो भी यहां से हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी हेडिंग है सॉल्यूशन क्या होता है यहां पे। और सॉल्यूशन भी अभी और भी आएंगे, और तरह के सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो कि इनको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर स्टार। तो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द वैल्यूज ऑफ variables satisfying satisfying स्टार इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे x1 x2 की, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इज या आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे। तीसरा लिखो। थर्ड हमारे पास आता है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन। परेशान नहीं होना है, सब कुछ कराया जाएगा, चाहे वो कन्वेक्स हल हो या फिर कुछ भी हो, कन्वेक्स कनकेव फंक्शन हो, कन्वेक्स सेट हो, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस रखो और लिखते जाओ साथ साथ। अ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग नॉन नेगेटिव कंडीशन, जो भी वैल्यूज x1 x2 की जितनी भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, इन इक्वेशंस को, स्टार इक्वेशंस को, वो सॉल्यूशन होंगी। अगर नॉन नेगेटिव वैल्यूज उसमें से निकाल लें, पॉजिटिव वाली निकाल लें, मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए हमारे पास, तो उसे बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। सेटिस्फाइंग कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है
उसके बाद हमारे पास है, हमने फिजिबल सॉल्यूशन भी सारे के सारे निकाल लिए, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है सॉल्यूशन का, उसमें से निकलता है फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मान लो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमाइज भी कर पा रहा है, सारे फिजिबल सॉल्यूशन मैंने लिए और जेड में डाल के देखे और देखा सबसे बड़ा किस में आ रहा है, मैक्सिमाइज कौन कर रहा है, मिनिमाइज कौन कर रहा है, उसे बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो तीसरा हमारे पास आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लिख लो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यह हमारे पास क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन, अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब वो जो दे रखा था मैक्सिमम ऑफ जेड या मिनिमम ऑफ जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, विच इज बेसिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 5, बेसिक वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर बेसिक वेरिएबल्स? बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास है, मान लो हमारे पास m इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी इक्वेशन है, m गिवन m लीनियर इक्वेशंस वेयर m इज लेस देन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, लेकिन इक्वेशन कम दे रखी है और यहां पे है कुछ ऐसे। देन m वेरिएबल एसोसिएट विद मैट्रिक्स, देन m वेरिएबल्स एसोसिएट, यहां पे मेरे को लिखवा भी देना चाहिए n अननोन्स, यहां लिख लेना n क्या है, अननोन्स। ठीक है, देन m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स ए, m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स ए आर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स। बढ़िया, बहुत अच्छे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी तुम वो स्क्रीन पे वीडियो आएगी उस पर क्लिक करना और तुम्हें दिखेगा कि वहां पे मैंने और डिटेल में इसको एग्जांपल्स के साथ करा रखा है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को डीजेनरेट कब कहेंगे, तो लिख लो बेसिक सॉल्यूशन, अ बेसिक सॉल्यूशन इज degenerate if one or more more of basic variable vanishes। ठीक है, बढ़िया। अगर मान लो सॉल्यूशन को कब कहेंगे, डीजेनरेट, अगर बेसिक वेरिएबल ही वैनिश हो गए। ठीक है, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6 नंबर, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो किसी का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी एलपीपी का, तो लिख लो इफ अ एलपीपी हैज feasible solution then it also has, ये चीज तभी समझ आएंगे दोनों पॉइंट्स जब तुम एग्जांपल्स देखोगे इसके। ठीक है, देन इट ऑल्सो हैज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों पॉइंट्स पे स्टार भी लगा सकते हो, ये तभी समझ आएंगे जब तुम इसके साथ एग्जांपल करने वाले हो, वरना यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं कि स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो उसके हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले लिखो स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, मान लो हमारे पास गिवन है एक एलपीपी कुछ ऐसे, समेशन ए आई जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू बी आई, देन सरप्लस स्लैक वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, समेशन, जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तब हमारे पास स्लैक वेरिएबल आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में सरप्लस वेरिएबल आएंगे। ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा, देन ए आई जे एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस एक्स आर। ठीक है, एक्स आर इक्वल टू बी आई, मतलब मेरे को क्या करना था इसमें, लेस देन इक्वल टू हटा के मुझे इक्वल टू का साइन बनाना था। अब ये नेगेटिव मैंने लिखा है, लेकिन ये एक्स आर, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन लिखा है, एक्स आर खुद भी नेगेटिव हो सकते हैं, तभी तो इक्वल आएगा। मान लो यहां पे है 3 विच इज लेस देन 5, मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो क्या करूं, यहां पे एक वेरिएबल ऐड कर दो। अब बताओ इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये इक्वल आ जाए।
ऑब्वियस सी बात है, इसको इक्वल करना तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 + x = 5 लाने के लिए x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। वैसा ही कुछ यहां पे है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो ये वेरिएबल जो है इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की बजाय मेरे को इसमें कुछ ऐड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो XR हमारे पास आ रहा है इसे ही क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल। चलो, बुक्स में अलग अलग नोटेशन दी होती है इसलिए ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी देखने में, लेकिन मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास है सरप्लस वेरिएबल, नेक्स्ट हमारे पास है 8th सरप्लस वेरिएबल। अब ये सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास होंगे गिवन समेशन aij xj > bi, देन समेशन aij xj माइनस में xr = bi, बिल्कुल सेम। बट यहां पे क्योंकि साइन हमारे पास ऑपोजिट आ गया, तो और मुझे इस > को हटा के इक्वल टू बनाना, तो यहां कुछ सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, हियर XRs आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स। इस चीज का ध्यान रखना। 9th पॉइंट मेरे ख्याल से तुम्हें यहां पर समझ आ रही होगी। सिंप्लेक्स मेथड हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन ही निकालने का एक तरीका होता है। तो ये सिंप्लेक्स वेरिएबल मैं चाहूंगा इसको कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख लो सिंप्लेक्स वेरिएबल, सिंप्लेक्स मेथड। इसके लिए तुम वो वीडियो ही देखो जो नेक्स्ट वाली आने वाली है, वॉच एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो एंड में भी वीडियो दिखेगी उसमें से एग्जांपल ही करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूल प्रॉब्लम क्या होती है, ये थोड़ा सा है, इस पे भी मैंने एग्जांपल करा रखे और इस पे तो बहुत सारे करा रखे हैं। देखना अभी तुम्हें वीडियो दिखाई देगी, बहुत सारे एग्जांपल करा रखे और मजेदार है एकदम, मजा आएगा तुम्हें, बोरिंग सा नहीं है। कंसीडर एलपीपी, कंसीडर एलपीपी, जैसे हमारे पास मान लो एक है जो दिया होगा पहले, एलपीपी जो दिया होगा उसको बोलेंगे प्राइमल प्रॉब्लम, जो पहले दिया होगा उसे बोलेंगे प्राइमल प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो तुम्हें इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले प्राइमल प्रॉब्लम लिख लो, मैक्सिमाइज z सच दैट c1x1 प्लस अप टू सोन cnxn। ऐसा कुछ दिया है, तुम्हें दिक्कत आ रही है और सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है, सब्जेक्ट टू ax इज लेस देन इक्वल टू b वेयर x इज स्मॉल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमें पता ही था। मान लो तुम्हें इसे दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हमारे पास क्या बन जाएगी, देन ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ अबव इज, मतलब इसको छोड़ के तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। इसके मैंने काफी सारे एग्जांपल्स भी करा रखे हैं ड्यूल और प्राइमल पे, उसे जरूर देखना, मजा आएगा तुम्हें। यह हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमाइज, सॉरी मिनिमाइज, उल्टा कर दो, यहां मैक्सिमाइज कर रहे हैं यहां मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज z, और यहां पे वेरिएबल क्या बन जाएंगे, b1 w1, ये वाले जितने भी है ना, अब ये आ जाएंगे कोफिशिएंट में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, पहले यहां पे c1 c2 इनको हटा दो, इसकी जगह ले आओ b, तो b1 w1 b2 w2 अप टू सोन bn wn, bn wn, ऐसा कुछ मिनिमाइज कर दिया और सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास आ जाएंगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब तुम कहोगे भैया ये हमारे पास wi क्या है, अरे wi वेरिएबल है, जैसे यहां पे x थे ना, हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए w1 w2, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है, ये जो भी b दिया होगा, जो भी a है हमारे पास, इसका कर दो तुम, यहां पे लिख दो a w ग्रेटर देन इक्वल टू c, यहां पे साइन जो था ना इसको भी उल्टा कर दो। बाकी तुम इसका एक बार देखोगे एग्जाम्पल तभी समझ आने वाला हमारे पास। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये जो a है इसका भी ट्रांसपोज करना होता है, ये जो c है ऐसे दिया हुआ ना, इसका भी ट्रांसपोज करना होता है, समझे। ये जो a है ना इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब जो रो में लिखा होगा उसे कॉलम में लिख दो, और ऐसे ये रो में लिखे c1 c2 अप टू cn, इसको b की जगह रिप्लेस कर दो। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x1 3y1 इज लेस देन इक्वल टू 5, और सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखे 3x1 प्लस 4x2, यहां पे हमारे पास 5x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ दे रखा है।
हमें इसकी ड्यूल निकालनी है तो क्या होगा, यहां पे हम मिनिमाइज, तो सबसे पहले उसे उल्टा कर दो, मैक्सिमाइज कर दो, मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज। यहां पे क्या करना होता है, जो भी यहां दिए हुए थे कोफिशिएंट ऊपर लिख दो, तो 5w1 प्लस 2w2। अगर यहां पे हमें चेंज करना है तो इसका पहले ट्रांसपोज कर दो, तो 2w1 प्लस में ये वाला ऐसे चला जाएगा तो 5w2। ये लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 3w1 माइनस 4w2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने गलती से लिख दिया है, यहां 5 नहीं आएगा, यहां पे ये वाले कोफिशिएंट आएंगे 3 और 4, ऐसे बन जाएगी हमारे पास ड्यूल है। ये जो ऊपर लिखा है इसे बोलते हैं प्राइमल, और ये क्या होता है, ड्यूल। किसी को भी सॉल्व कर लो, बात सेम ही है। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें समझ आ रही होंगी चीजें कि प्राइमल क्या होता है, ड्यूल क्या होता है, समझ पा रहे हो? ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें भी लिख लो। मान लो तुमने ड्यूल का एक और बार ड्यूल निकाल लिया तो क्या होगा, तो लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वापस प्राइमल पे चले जाओगे। द ड्यूल ऑफ अ ड्यूल इज प्राइमल, वापस घूम के वहीं चले जाओगे जहां से स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, या ड्यूल का भी हो सकता है, ड्यूल इंप्लाइज और इंप्लाइज बाय नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल और प्राइम। समझ नहीं आया ना? अनबाउंडेड सॉल्यूशन है प्राइमल का, इंप्लाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल, या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल इंप्लाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल। ठीक है, अगर प्राइमल के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ड्यूल के पास, कोई भी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी है पॉइंट तीसरा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल और ड्यूल implies either an unbounded or no feasible solution of ड्यूल और प्राइमल, ड्यूल और प्राइमल। अगर कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, या तो अनबाउंडेड होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इस चीज का भी ध्यान रखना, मतलब जस्ट एक अदर वे कहा हुआ हमने, है ना, उल्टा ही कहा हुआ है, बट यहां पे एक और भी कंडीशन लग गई है कि इसके पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके पास भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो बढ़िया हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने जितनी भी ये वाली थ्योरी थी वो तो कर ली है। अब थोड़ा ज्योमेट्री की तरफ बढ़ना चाहेंगे, अब ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अभी तो मेन जो डेप्थ वाली एलपीपी थी अभी तक वो चल रही थी हमारे पास। अब थोड़ा एलपीपी से बाहर निकलते हैं और हमारे पास थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कन्वेक्स सेट क्या होता है, कन्वेक्स हल क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। सो आगे बढ़ना चाहेंगे हम कन्वेक्स सेट की तरफ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो हेडिंग डाल लो कन्वेक्स सेट। बेस्ट डेफिनेशन लिखवाऊंगा जिससे मैक्सिमम एग्जांपल्स हो जाएं। मान लो तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो उस फंक्शन में अगर तुमने कोई भी 2 पॉइंट लिए और उसके बीच में लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन भी उसी सेट के अंदर आ रही है, देन दैट सेट इज कन्वेक्स सेट। बस इतनी सी डेफिनेशन थी, मैथमेटिकल नहीं लिखवाई, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसे मान लो ये कन्वेक्स सेट है या नहीं है, क्या ये कन्वेक्स सेट है? नहीं। एक पॉइंट यहां से लो x1, एक पॉइंट यहां से लो x2, दोनों को ज्वाइन करो, क्या ये लाइन इसमें आ रही है? नहीं। इसका मतलब ये कन्वेक्स सेट नहीं होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मैं मेन डेफिनेशन लिखाऊं तो लिख लो, लेट अ सेट S in Rn थोड़ी सी मेरे को डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, लिख लो अ सेट इन Rn इज कन्वेक्स सेट, ठीक है, if the line segment joining
if the line segment joining any 2 points of the set, any 2 points of the set also belongs to S, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स सेट कहेंगे। जैसे बचपन में ज्योमेट्री में शेप पढ़ी होगी ना तुमने, कन्वेक्स कनकेव, वैसा ही कुछ। तो बिलोंग्स टू एस, दैट इज मैथमेटिकली लिखना चाहें तो x1 x2 बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगा, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू एस। अगर x1 x2 2 पॉइंट है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा ये जो हमारे पास दिख रहा है ये भी आना चाहिए, लेकिन यहां पे जो लैम्डा है ये हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू 0 1। लैम्डा हमारे पास 0 से लेके 1 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन लगाएं और हमारे पास वो लाइन भी एस में ही आ जाए तो हम उसे क्या कहने वाले हैं, कन्वेक्स सेट कहने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए, जैसे अभी तुम्हें ग्राफ बना के दिखाया ना ऐसे वाला, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन 1/x जैसी होती है। अगर x तो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये कन्वेक्स नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं यहां लगा दूं कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 लगा दूं तो ये वाला पार्ट तो गया, यही वाला बचेगा। अब ये कन्वेक्स हो जाएगा क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट लो इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। अब इसकी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जांपल्स हैं जो करने पड़ेंगे, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। 1-2 नोट लिख लो पहले तुम, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला नोट हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, द यूनियन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट। देखो यूनियन ना मैक्सिमम टाइम्स तुम देखोगे, हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा है, वो बहुत सारी जगह पढ़ा है, ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, जो मतलब 2 सेट अगर किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, दोनों का यूनियन जरूरी नहीं है उस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो देखो द यूनियन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट्स, मान लो एक कन्वेक्स है दूसरा भी कन्वेक्स है, दोनों को मिला दिया, यूनियन कर दिया, तो क्या वो भी हमारे पास, तुम्हें बच्चे पसंद है, तुम अगर बॉय हो या गर्ल हो और तुम्हारे साथ में जो अपोजिट जेंडर है उसको भी बच्चे पसंद है, तुम दोनों मिल गए, क्या अब तुम्हें भी बच्चे पसंद है? कोई लॉजिक बना? नहीं बना ना। बस वैसे ही कुछ कि जरूरी नहीं है अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो तब भी वो चीज हो, फॉलो हो, ठीक है। द यूनियन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट्स मे और मे नॉट बी कन्वेक्स। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कहीं बच्चे वाला एग्जाम्पल ही दिमाग में बिठा लियो। द इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें होते हैं, तो लिख लो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट्स इज ऑलवेज कन्वेक्स। हाँ, यूनियन में जरूरी नहीं है हो, लेकिन इंटरसेक्शन में होगा, ये हमारे को पक्का पता है। इसके बाद लिख लो हमारे पास एक आता है डेफिनेशन, नेक्स्ट लिखो, जिसका नाम हमारे पास है एक्सट्रीम पॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्सट्रीम पॉइंट्स। नाम सुन के ऐसे पता लग रहा होगा पॉइंट्स जो बाउंड्री पे पड़े हैं, है ना। देखो अभी मैं बताता हूं, लेट एस बी अ कन्वेक्स सेट इन Rn, nth n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। अ वेक्टर x belongs to x is said to be, एक एलिमेंट लिया है s से, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ s कहेंगे। कब? इज said to be एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ s if, कब कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट? इफ x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जैसा भी मैंने इसमें लिखवाया है ना, इज विद x1 x2 कहां से ले रहे हैं, x1 x2 belongs to s and lambda belongs to 0 1। अगर मान लो सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं, इंप्लाइज x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा हमारे पास हो गया तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी एक x लेके चलूं इस फॉर्म का और सच दैट वो ये चीज हमारे पास दे दे, मतलब x1 x2 इक्वल टू x। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से ही समझ आएगा। s इज इक्वल टू
एग्जाम्पल में लिखो, वैसे तो अभी बहुत सारे करेंगे ही, बट s इज इक्वल टू x1 x2 सच दैट बिलोंग्स टू R2, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। बताओ इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? तो यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 वाले जितने भी हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाने वाले हैं, है ना, यहां पे हमारे पास। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी और इसको प्रूव भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, बट अभी के लिए सारा एक बार लिख लेते हैं। एक दो और एग्जांपल दूं, भी समझ नहीं आया क्या? एक दो और एग्जांपल कराता हूं तभी समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल s हमारे पास है, s है x1 x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन 2 माइनस x1 प्लस में 2x2 माइनस x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2 वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो इन कंडीशंस को इन कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। और आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है दो तीन हमारे पास फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, लिखो। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आ चुके हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि एनी पॉइंट ऑफ कन्वेक्स सेट, एनी पॉइंट ऑफ कन्वेक्स सेट S can be represented as convex combination of its extreme points, convex combination of its extreme points। मतलब कहने का है कोई भी एक एलिमेंट ले लो x से, s से, मैं इस s को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं c1 x1 c2 x2, लेकिन वो x1 x2 क्या होने चाहिए? सारे के सारे, जैसे ये x1 x2 x3 x4, ये क्या होने चाहिए? एक्सट्रीम पॉइंट्स होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट को फिर मैं लिख सकता हूं कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब। इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर आज रिवीजन ना होती और मेरे पास बहुत सारा वक्त होता, मतलब मेरे पास तो है, तुम्हारे पास अगर बहुत सारा वक्त होता तो मैं लिखवाता बहुत सारे एग्जांपल्स। सॉरी, लिखवाने से तो कुछ नहीं होगा, मैं सॉल्व कराता। नेक्स्ट लिख लो, इट इज ओनली ट्रू फॉर, इसी में लिख लो, इट इज ओनली ट्रू फॉर क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट्स इन Rn, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट्स इन Rn। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही नोट इंपॉर्टेंट, मैं तीनों ही एक साथ लिखवा देता हूं। इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अनबाउंडेड सेट, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अनबाउंडेड सेट। क्या हमेशा ऐसा कर सकते हो? नहीं, सिर्फ बाउंडेड और क्लोज के लिए करने वाले हैं, और ये ज्यादा जगह ट्रू हमारे पास नहीं होने वाला है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है जिसका नाम हमारे पास है कन्वेक्स हल, तो लिखो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन कन्वेक्स हल। कन्वेक्स हल की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट अभी मैं फिलहाल के लिए बेस्ट वाली लिखवाने वाला हूं। तो हमारे पास आ जाएगा द कन्वेक्स हल। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, पहले इसे लिख लेते हैं। जो समझने वाली डेफिनेशन है, जिसको मैंने मैथमेटिक्स को कन्वर्ट करा थोड़ा सा। द कन्वेक्स हल ऑफ अ सेट S, of a set of points in S is the boundary of smallest convex region that contains all points of S in it or on its boundary। ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं बताता हूं। मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स सेट है कुछ ऐसे,
कोई एक सेट है ऐसे, मुझे बताना है इसका कन्वेक्स हल क्या होगा। तो इसके सारे जो बाउंड्री वाले पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दो, बाउंड्री पे भी आ सकते हैं। सबसे छोटा ऐसा सेट जो इसके सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर ले, सारे पॉइंट्स को कवर कर ले, उसे ही हम कन्वेक्स हल बोलने वाले हैं। सारे पॉइंट्स आ गए ना इसके बीच में। ऐसे तो बहुत सारे और भी हो सकते थे, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, कई सारे बन सकते हैं। इसमें सबसे छोटे वाला मैंने यहां पर लिखवाया है द स्मॉलेस्ट कन्वेक्स रीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स हल बोलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी जरूरी है, इसलिए एक बार वो भी लिख लो। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी, और डाल लो बीच में। और दूसरी डेफिनेशन है लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर एन, द कन्वेक्स हल ऑफ सेट, द कन्वेक्स हल ऑफ सेट S denoted by ऐसा कुछ COS by denoted by this is the collection of all, is the collection of जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन आएंगे, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन आएंगे जितने भी, वो इसके अंदर ही आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ही आने चाहिए। इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ S, कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ X, दैट इज जितने भी तुम कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हो, C1X1 C2X2 अप टू सो ऑन, जितने भी ऐसे बना सकते हो वो सारे इसके अंदर आने चाहिए। और सबसे छोटा सेट जो कि सारे के सारे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन को कंटेन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स हल बोलेंगे। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। मेरे पास एक तीसरी डेफिनेशन भी है जिसमें थोड़ा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा, इसको लिख लो, दैट इज, नेक्स्ट लिख लो, और x belongs to summation lambda xi, I is equal to 1 to n, lambda I xi when summation of lambda I is equal to 1, summation of and lambda I is greater than equal to 0 for all xi's belongs to S। सबके लिए ये ट्रू होना चाहिए, सारे के सारे इसमें आने चाहिए, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कहां आने चाहिए, एस के अंदर ही आने चाहिए। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स हल बोलने वाले हैं, कन्वेक्स हल बोलने वाले। बढ़िया, मैं इसमें एक लिखवाना चाहूंगा चीज, रिमार्क। अभी मैं तुम्हें पॉलीहेड्रा वगैरह डेफिनेशन भी लिखवाने वाला हूं, पहले से लिख लो क्योंकि यहां से वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वर्ड आएगा, अभी उसको थोड़ी देर के लिए डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कन्वेक्स हल of a set of points, in S, in the plane defines a convex polygon। क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगन, सिंपल, एंड जिसकी n साइड्स होने वाली हैं, n साइड से ही तो ज्वाइन करके ऐसे ऐसे मैंने बनाया था, है ना। डिफाइंस अ कन्वेक्स पॉलीगन, ओए पॉलीगन शेप ही तो बनी थी जब मैंने डॉटेड्स को ज्वाइन करा था बाउंड्री पे, है ना, सर्कल थोड़ी बना था। और सर्कल भी तो इनफाइनाइटली मेनी साइड्स वाला पॉलीगन ही होता है ना, एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी। कन्वेक्स पॉलीगन एंड द पॉइंट्स ऑफ S on the boundary of the polygon defines the vertices of polygon, defines the vertices of polygon। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आई होप कि यहां तक समझ आ रहा हो। इसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आएगा नेक्स्ट, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शंस, जो कि हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई होप कि यहां तक समझ आ रहा हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक पॉलीहेड्रा सेट की डेफिनेशन है। लेट मी जस्ट
हाँ मिल गई। तो हमारे पास है हाइपरप्लेन एंड पॉलीहेड्रा सेट, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं फटाफट से। छोटी सी 2 डेफिनेशन है और मजा आ जाएगा बस। उसके बाद फिर तो क्या रह जाएगा, फिर हमारे पास कन्वेक्स कनकेव फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा देता हूं, विच इज हाइपरप्लेन एंड पॉलीहेड्रा सेट। पहले लिखो हाइपरप्लेन क्या होता है, ठीक है। हाइपरप्लेन, तो हाइपरप्लेन लिखो कि इट इज अ लाइन इन, लिखो अ लाइन इन Rn is called hyperplane, is called hyperplane, is called hyperplane। सेट यहां पे दे रखा हाइपरप्लेन का, कैसे दिखाई देता है, x belongs to Rn such that z is equal to c1x1 plus c2x2, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास है, where ci's are not all zeros, ci's are not all zeros। पता है कितना स्ट्रगल लगा है वीडियो बनाने में, रीजन बताऊं क्यों? अरे एक बुक में दे ही रखा सारा कुछ, इतनी सारी जगह से पढ़ना पड़ेगा हमें, सही में एक बुक में दे नहीं रखा है सारा कुछ, तो इसके लिए अलग अलग जगह से पढ़नी पड़ी चीजें, और मजा आ गया यार, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, तो है ना, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रहा होगा। जैसे लाइन इन R2 कैसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगी h इज इक्वल टू x1 x2, ये वेक्टर है, याद रखना वेक्टर है, x1 x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू z। ऐसे लाइन इन R3 कैसे दिखाई देगी, h इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3 such that c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 equal to z। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है जिसका नाम है पॉलीहेड्रल सेट। अब ये पॉलीहेड्रल सेट हमारे पास क्या होता है, ये भी लिख लो, सेट इन Rn इज पॉलीहेड्रल, अ सेट इन Rn इज पॉलीहेड्रल if it is intersection of a finite number of closed half planes, बढ़िया, क्लोज्ड हाफ प्लेन्स नहीं, स्पेसिस लिख लो, क्लोज्ड हाफ स्पेसिस। मैं इसको मैथमेटिकली भी लिखवाना चाहूंगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है कि S इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Rn सच दैट pi का ट्रांसपोज इनटू में x लेस देन इक्वल टू अल्फा i, वेयर i गोज फ्रॉम 1 to अप टू सोन n तक। ये हमारे पास पॉलीहेड्रा सेट होते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे, रिवीजन है तो मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स दिखा के तुम्हें एग्जांपल सॉल्व नहीं करा पा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आता है एक डेफिनेशन विच इज पॉलीहेड्रल कोन। तो लिखो पॉलीहेड्रल कोन हमारे पास क्या होता है, अ सेट इन Rn is called polyhedral set if it is the intersection of, बिल्कुल सेम ही डेफिनेशन है, बस यहां पे मैंने अल्फा लिए हैं, यहां पे ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। इफ इट इज द intersection of a finite number of half spaces that contains the origin, बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखूंगा, देखना, S इज इक्वल टू x इन Rn, ठीक है, मैं मार्कर बदल लेता हूं, x बिलोंग्स टू दिस
this such that pi this where I is equal to 1 to n। इस चीज का ध्यान रखना, फाइनाइट नंबर ऑफ होने चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीटॉप। अब ये पॉलीटॉप क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होगा पॉलीहेड्रल सेट, पॉलीहेड्रल सेट which is bounded, which is bounded। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा जिसके साथ खत्म करते हैं अपने टॉपिक को, इस टॉपिक को, क्योंकि 2 डेफिनेशन अपनी रह गई हैं अभी। ये हमारे पास आ जाएगा रिमार्क्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारे पास आता है कि पॉलीटॉप इज अ कन्वेक्स हल, पॉलीटॉप इज अ कन्वेक्स हल of a finite number of points, of a finite set of points, is a convex hull of finite set of points। दूसरा हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीहेड्रल कोन। पॉलीहेड्रल कोन इज जनरेटेड, बनता कैसे है? जनरेटेड, इज जनरेटेड by a finite number of finite set of vectors, finite set of vectors। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट लिखो, पॉलीहेड्रल सेट इज क्लोज्ड, पॉलीहेड्रल सेट इज क्लोज्ड। और दूसरा हमारे पास है मतलब नेक्स्ट है पॉलीहेड्रल सेट इज कन्वेक्स। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये डेफिनेशन अपने दिमाग में रखनी है। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, इसलिए अगर डेफिनेशन भी आती होगी तो आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं आ जाता है कि हम क्वेश्चन को कर लेंगे, और वैसे बन भी जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी। इसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट डेफिनेशन पे, लिख लो, विच इज लास्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कन्वेक्स फंक्शन एंड कनकेव फंक्शन। तो लिखो तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कन्वेक्स फंक्शन। इसमें लिखो कन्वेक्स फंक्शन हमारे पास क्या होगा? लेट f फ्रॉम S to R where S is a non-empty convex set, where S is non-empty convex set in Rn, then fx is said to be convex, then fx is said to be convex if कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। मैं जनरल कंडीशन लिखवा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखाई देगा कि f ऑफ लैम्डा x1 प्लस में 1 माइनस लैम्डा x2, कहीं देखी देखी सी लग रही है ना कन्वेक्स सेट जैसा, लेस देन इक्वल टू लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2। इसे बोलेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी भी फंक्शन के लिए तो उसे बोलेंगे कन्वेक्स फंक्शन। हमें पता है कि ये लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग करता है? फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कनकेव फंक्शन कौन से होते हैं? तो डेफिनेशन इसकी खुद से फुलफिल कर लेना। कनकेव फंक्शन हमारे पास होते हैं व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कनकेव इफ f of lambda x1 प्लस में 1 माइनस लैम्डा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। बस इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कभी कोई तुमसे पूछ ले स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन कौन से होते हैं? ये रहे स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन कौन से होते हैं? ये रहे स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन। ये दोनों डेफिनेशन भी वीडियो पॉज करके लिख लो। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, इसको दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, थोड़े कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लिखो कि a linear function is both convex and concave, a linear function is both convex and concave। दूसरा लिखो एग्जांपल, मान लो हमारे पास कभी मोड ऑफ एक्स आ गया तो f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, कन्वेक्स होता है, प्रूव भी कर सकते हो, यह हमारे पास कन्वेक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1/x फॉर एग्जाम्पल, ये भी हमारे पास क्या होता है? कन्वेक्स।
तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो मैं लेके आया हूं अपने लेक्चर से। पिछले मैंने लेक्चर लिया था स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर सीरीज में, तो वहां पे मैं पढ़ा रहा था कन्वेक्स कनकेव को, तो वहां से मैंने एक दो एग्जांपल उठाए जो अभी दिमाग में आ रहे हैं, वो मैंने फटाफट लिख दिए यहाँ पर और लेक्चर तुम्हारे सामने लेके आ गए। सो आई होप कि सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसी घुसी होंगी, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखना। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला इंटीग्रल कैलकुलस का, उसमें भी मजा आने वाला बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।